नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन से जुड़े आपके सवालों के जवाब के बारे में। साथ में आपको बताएंगे कि राउल्फिया सर्पेंटेना, जो कि एक वाइडली यूज होम्योपैथिक मेडिसिन है हाइपरटेंशन के लिए, उसे किस तरह इस्तेमाल करें जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, और कौन सी होम रेमेडीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। इन सभी सवालों के आपको जवाब देंगे। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को जनहित में शेयर कीजिएगा और मुझे सिर्फ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले एक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल होता है पेशेंट का, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भाई ये हाई बीपी के सिम्टम क्या होते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हाई बीपी का कोई भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिम्टम नहीं होता है। हर पेशेंट में सिम्टम्स वेरी करते हैं और नॉर्मली फर्स्ट टाइम हाई बीपी एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है कि भाई पेशेंट हमारे पास आया किसी और तरह की परेशानी को लेकर, हमने सिर्फ एक आपका ब्लड प्रेशर चेक किया और देखा अरे भाई बीपी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अक्सर पेशेंट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हैं? एक तो जब बीपी आपका हाई होने लग जाएगा तो घबराहट शुरू हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, आपको हल्का फुल्का कभी कभी उबकाई या उल्टी सी भी आ सकती है। जो सर दर्द होगा वो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सर फट जाएगा, घबराहट इतनी महसूस होगी, आपके सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, दिल की धड़कन आपकी बढ़ सकती है, और कभी कभी आपको कोई भी सिम्टम महसूस नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप बीपी चेक कराते हैं तो पता चलता है कि अरे भाई बीपी तो आपका लगभग 150 एंड अबव चला गया है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पेशेंट्स का यह है कि भाई ये बताओ 140/90 से ऊपर का ब्लड प्रेशर ही हाई होता है या 120/80 से ऊपर के सारे ब्लड प्रेशर हाई होते हैं। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली ये रेंज में होता है और ये मरीज़ की हाइट और वेट के हिसाब से इसको हम एक तरह से एवरेज लेके चलते हैं। तो 120/80 जो है ये मीन ब्लड प्रेशर है कि भाई इतना रहना चाहिए। अब किसी की हाइट कम है, किसी का वजन कम है, तो उसका 120 अगर 110/70 है तो भी नॉर्मल है। और अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, कोई एथलीट है, रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, और अगर वो उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बाई चांस 140/90 है तो हो सकता है उसके लिए वो भी नॉर्मल हो। तो अगर आप अपने हाइट और वेट के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 140/90 से अबव अगर ब्लड प्रेशर है तभी आप उसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी की तरह कंसिडर कीजिए। अब इसका कारण क्या है? देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस एक बहुत ही कॉमन कारण है, फैमिली हिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर आप ओबीज हैं, अगर आप लेट नाइट सोते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी अच्छी नहीं है, आप जो है खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं या लेट नाइट से खाते हैं, या फिर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा फैटी फूड का इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड फूड का इस्तेमाल करते हैं, आप प्रॉपरली वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं अच्छे से, या फिर आप जो सैलेड है या फ्रूट्स है उनकी डाइट नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो ब्लड फ्लो है, वो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी जो पतली होनी चाहिए, ब्लड खून हमारा पतला रहना चाहिए, वो गाढ़ा होने लग जाता है। या फिर हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वो वेन्स हो, उनमें अगर कहीं ना कहीं सिकुड़न आने लग जाती है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर गड़बड़ होने लग जाता है। तीसरा बड़ा कारण हो सकता है कि भाई अगर हमारे हार्ट में कहीं कोई परेशानी है तो हार्ट से पंपिंग ही गड़बड़ हो गई, इस वजह से बीपी गड़बड़ करने लग गया। चौथा इंपॉर्टेंट कारण हमारे किडनी से जुड़ा है कि अगर हमारे किडनी में पेरेन्काइमल चेंजेस आने लग जाते हैं तो भी पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाई बीपी की परेशानियां शुरू हो सकती हैं, तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो देखिए, ये सारे कारण जिम्मेदार हैं हाई बीपी के लिए। सिर्फ एक केवल आप ये दोष दे दें अपने नमक को कि भैया मैं टाटा सॉल्ट खाता हूँ इसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। किसी भी एक चीज़ की वजह से कभी बीपी नहीं बढ़ता है, मल्टीपल रीजंस होते हैं, इसी वजह से हाई बीपी बढ़ता है, या जो हाइपरटेंशन है वो पेशेंट को होती है। कि हाइपरटेंशन की वजह से कार्डियक कंप्लेंट्स हो सकती हैं, और कार्डियक कंप्लेंट्स होने की वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है। दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक तीसरा फैक्टर है जो कि किडनी की हाइपरटेंशन की वजह से किडनी पे भी असर पड़ सकता है, और किडनी की वजह से आपके ब्लड प्रेशर एलिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किडनी और आपका हार्ट दोनों चीज़ें, और साथ में आपके ब्लड वेसल्स, जब ये तीनों की हेल्थ को मेंटेन रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई राउल्फिया सर्पेंटिना को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। देखिए राउल्फिया सर्पेंटिना एक ऐसी दवा है जो कि बेसिकली इंडियन कंडीशंस की दवा है। ये हिंदुस्तान में दवा मिलती है। ये जो एक छोटा सा श्रब है, छोटा सा पौधा है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके रूट्स से ये दवा बनाई जाती है। ये राउल्फिया सर्पेंटिना एलोपैथी में भी यूज़ होती है, होम्योपैथी में भी यूज़ होती है और आयुर्वेद में भी यूज़ होती है। आयुर्वेद में इसे सर्पगंध की तरह बोला जाता है, होम्योपैथी में राउल्फिया सर्पेंटिना, और एलोपैथी के अंदर इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। तो अब ये बात समझ लीजिए कि एलोपैथी में भी राउल्फिया सर्पेंटिना का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली कि यहाँ पर ये राउल्फिया सर्पेंटिना में इतने सारे एल्कलॉइड्स होते हैं। देखिए किसी भी प्लांट से बनी दवा अपना असर दिखाती है एल्कलॉइड्स की वजह से, और राउल्फिया सर्पेंटिना के अंदर 2 एल्कलॉइड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज रेजरपिन एंड सेकंड वन इज सर्पेंटिन। तो देखिए जो रेजरपिन है, यहाँ पे रेजरपिन एक ऐसा एल्कलॉइड है जो कि बहुत ज़्यादा एलोपैथी में वाइडली यूज होता है, और सर्पेंटिन भी यूज होता है। लेकिन सर्पेंटिन क्या करता है, सर्पेंटिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जबकि रेजरपिन आपके जो बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स हैं, चाहे वो आपके ब्रेन में हो, चाहे मेड्यूला में हो, हार्ट में हो, ब्लड वेसल्स में हो, किडनी में हो, वो सेरोटोनिन लेवल्स को बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हम केवल राउल्फिया सर्पेंटिना लेके और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि राउल्फिया सर्पेंटिना लगातार लेते रहेंगे तो हमें एलोपैथिक दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भी आप गलत हैं। तो अब जो अगला सवाल है कि भाई कैसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं राउल्फिया सर्पेंटिना से। देखिए राउल्फिया सर्पेंटिना होम्योपैथी में 30-200 में भी आती है, मदर टिंचर में भी आती है और ट्राइचुरेशन टैबलेट्स में भी आती है। तो देखिए अगर आप राउल्फिया सर्पेंटिना क्यू लेना चाहते हैं तो कभी भी अकेले राउल्फिया सर्पेंटिना क्यू अपने हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल मत करिए। सपोज मैं कहता हूँ किसी एक ऐसा पेशेंट है जिसका सडनली बीपी एकदम से बढ़ गया और हम चाहते हैं कि हम उसके ब्लड प्रेशर को डाउन कर दें, तो कौन सी दवा लेंगे, राउल्फिया देंगे? नहीं देंगे। कौन सी दवा देंगे? वहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रेमेडी है, दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनेलियम। अब एड्रीनेलियम 6 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम सडन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें। तो ये एड्रीनेलियम उस चीज़ की दवा है। अब अगर आप एक रेगुलर पेशेंट है जिसका बीपी हल्का फुल्का बढ़ा रहता है या फ्लक्चुएट करता रहता है और तब वो चाहते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर, मुझे एलोपैथी ना लेनी पड़े और आयुर्वेदिक मेडिसिन ना लेनी पड़े, केवल होम्योपैथिक दवा से काम चल जाए, तो राउल्फिया सर्पेंटिना क्यू आप इस्तेमाल करिए। उसके साथ में जिनसेंग क्यू भी यूज़ करिए। जिनसेंग क्यू आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की बहुत अच्छी दवा है, एक इम्यूनिटी बूस्टर है और साथ में वीकनेस को कंट्रोल कर देता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी की जो स्टैमिना है उसे इंप्रूव करता है। तो आप जब भी राउल्फिया लेना चाहते हैं आप जिनसेंग क्यू के साथ में उसे इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप राउल्फिया सर्पेंटिना को अकेले यूज़ करना चाहते हैं तो केवल 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से ही लीजिए और एटलीस्ट 100 ml पानी में डाल के लीजिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, क्रूड ड्रग है, कम क्वांटिटी में लेंगे, थोड़ा ज़्यादा पानी में लेंगे, बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। अब अगर आप ट्राइचुरेशन टैबलेट्स लेना चाहते हैं तो भी वही चीज़ है। ट्राइचुरेशन टैबलेट्स 1x में आती है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहती है एज़ कम्पेयर टू क्यू। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप राउल्फिया सर्पेंटिना की जो ट्राइचुरेशन टैबलेट्स आती हैं 1x 3x में, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप कुछ होम रेमेडीज़ का साथ ज़रूर लें, कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर दें ताकि राउल्फिया बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे पाए। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जिसे हम कहेंगे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। अब सपोज आप एक ऐसे पेशेंट हैं जो कि ओल्ड एज के हैं, आपको पता है कि मैंने अपना ईको कराया, मेरे हार्ट में हल्की फुल्की गड़बड़ आ रही है, मेरा LVEF जो है वो लगभग 70% से बिलो है।
और मेरे को कभी भी हार्ट कंप्लेंट्स कभी कभी हो जाती है, हो भी गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई एंजियोग्राफी करा लो, एंजियोग्राफी में गड़बड़ निकल के आई है, अब उन्होंने बोला कि स्टंट डाल दो या स्टंट डलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी जाए, तो भाई सिर्फ बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में अकेले राउल्फिया बिल्कुल मत लीजिएगा। आप ऐसी कंडीशन में राउल्फिया के साथ में जिनसेंग क्यू और जिनसेंग क्यू के साथ में कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, या 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेकर। अब हम बात करते हैं कौन सी होम रेमेडीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो गड़बड़ ना करे और कंट्रोल में रहे, हमें ज़्यादा दवा ना खानी पड़े। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप साइकिल। आपको अपनी स्लीप साइकिल अच्छी करनी चाहिए। आपको रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अगर आप रात में देर तक जगेंगे तो फिर आपका ब्लड प्रेशर गड़बड़ हमेशा करेगा। इसलिए अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा रखिए। कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। 6 से 8 घंटे की एक ऑप्टिमम नींद जब आप रात को 10 बजे से लेंगे तो सुबह ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। देखिए ज़िंदगी में कुछ भी करिए, स्ट्रेस, चिंता जो है वो चिता से ज़्यादा खराब होती है। ये तो आपने शब्द सुने ही होंगे। देखिए अगर आप चिंता ज़्यादा करेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, टेंशन ज़्यादा लेंगे, फालतू की बातें सोचते हैं, मेंटली रेस्टलेस रहते हैं, तो सेरोटोनिन लेवल्स हमारी बॉडी में गड़बड़ रहने लग जाते हैं। इसकी वजह से पेशेंट का हाइपरटेंशन जो है वो परेशान करता है, बीपी पेशेंट का बढ़ जाता है। तो अब ऐसे में स्ट्रेस से दूर रहना समझिए, और अगर आपको स्ट्रेस है तो किस वजह से स्ट्रेस है उस कारण को ढूंढिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक। तीसरा आ जाता है नमक। अब बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, अरे सर ने हमने वीडियो में देखा था कि हम केवल सेंधा नमक खाएंगे। भैया सेंधा नमक तो पहाड़ से आ रहा है ना, पहाड़ अगर इतना सेंधा नमक खाएंगे तो वो पहाड़ जितना बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा सोडियम के लेवल्स को मेंटेन रखने की कोशिश करिए, दैट टू ड्यूरिंग इनटेक। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल सोडियम बंद कर दें। बिल्कुल सोडियम बंद कर देंगे तो शरीर में वीकनेस आने लग जाएगी। ऐसे में एक छोटी बॉटल लीजिए, उसके अंदर 1:1 के रेशो में टाटा जो सॉल्ट आता है, मतलब आयोडाइज सॉल्ट प्लस सेंधा नमक, ये रॉक सॉल्ट, इन दोनों सॉल्ट को मिला के इक्वल क्वांटिटीज़ में रख लीजिए। उसके बाद उसे कुकिंग में या फिर ऊपर से डालकर इस्तेमाल करिए। एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन इसका जो मैं पेशेंट्स को बताता हूँ वो ये कि नमक कभी भी ऊपर से डालकर मत खाइए, हमेशा कुकिंग के टाइम पर इस्तेमाल करिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। हल्का सा नमक कम है तो आप ऊपर से सेंधा नमक डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए हमेशा नमक दोनों आयोडाइज सॉल्ट प्लस सेंधा नमक मिलाकर 1:1 के रेशो में इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। यहाँ पर जो एक चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वाटर इनटेक। देखिए वाटर इनटेक के बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं। आप समझिए जब तक आपके वाटर का TDS 150 to 200 के बीच में नहीं होगा और आप एटलीस्ट 12 ग्लास पानी एक दिन में नहीं पिएंगे, लगभग 3 लीटर के आसपास पानी नहीं पिएंगे, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा परेशान करेगा। अगर आपका TDS 50 से बिलो है तो ये मानकर चलिए आप खुद को हाइपर टेंशन की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन से वाटर एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है, वो किडनीज के थ्रू फिल्टर हो जाता है। इसलिए आपके बॉडी में हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, आपको हमेशा तकलीफ रहेगी। हार्ट कंप्लेंट सबसे ज़्यादा जो, अगर आप पानी की क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखेंगे, क्वांटिटी अच्छी नहीं रखेंगे, तो हमेशा हार्ट कंप्लेंट्स रहेंगी। पांचवी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मल्टीविटामिन्स। आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की नीड है। कौन कौन से मल्टीविटामिन्स भाई? विटामिन B12 आपको चाहिए, विटामिन C आपको चाहिए, विटामिन D आपको चाहिए। कैसे मिलेगा? विटामिन D3 मिलेगा धूप से, B12 मिलेगा फ्रूट से, सैलेड से, कच्ची चीज़ों से, जो आप कच्चे फल खाएंगे, कच्ची सैलड्स खाएंगे, वहाँ से मिलेगा। विटामिन C आपको मिलेगा खट्टे फलों से, सिट्रस फ्रूट से या नींबू से। तो ये कुछ बेसिक विटामिन है जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। विटामिन A एसेंशियल विटामिन है, चाहिए आपको। तो अब ये सोचे कि मैं विटामिन E की एक गोली खा लूँगा, मैं उसके बाद मल्टीविटामिन की एक गोली खा लूँगा, विटामिन D का इंजेक्शन लगवा लूँगा, भाई ये कौन सा सेंस है? और वो विटामिन C की गोली तो है ही है, वो खा ही लेंगे, तो भाई इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप अपनी डाइट में अच्छे से मल्टीविटामिन्स को इंक्लूड कर लेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जितनी बातें बताई हैं रिगार्डिंग होम रेमेडीज़, रिगार्डिंग राउल्फिया, रिगार्डिंग मल्टीपल मेडिसिन का यूजेस किस तरह आपको करना है, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे
तो आपको हाइपरटेंशन की परेशानी नहीं होगी। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और वीडियो को जनहित में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।